सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं कोमल बंसल, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट एवोल्यूशन पर, परियोजना मूल्यांकन पर। ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पेपर में ये टॉपिक आता है, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन, और ये टॉपिक एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि परियोजना जब बनती है तो उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, किसी परियोजना का चयन कैसे किया जाए, प्रोजेक्ट का चयन कैसे किया जाए। आइए जानते हैं सबसे पहले इसकी बारे में कि ये होता क्या है। प्रोजेक्ट एवोल्यूशन हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। यहाँ मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी कि इसका क्या मीनिंग है। इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं ट्रांसलेट हिंदी में भी कर दूंगी आप लोगों को सुविधा की दृष्टि से। प्रोजेक्ट एवोल्यूशन हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। पर योजना जो है, योजना का जो मूल्यांकन है वो आर्थिक नियोजन का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन गया है। इट इज़ अ टेक्निक, यह एक तकनीक है ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिकली फाइनेंस प्रोजेक्ट। जो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोजेक्ट हैं उनको मूल्यांकन करने की, फ्रॉम सोशल एंगल इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉस्ट एंड बेनिफिट। सामाजिक दृष्टि से इसको देखा जाता है कि इसकी क्या लाभ हैं और क्या इसकी लागतें हैं। यह सार्वजनिक वित्त से निर्मित परियोजनाओं की सामाजिक दृष्टि से होने वाले लाभों और लागतों के मूल्यांकन की एक विधि अथवा तकनीक है। This is because although the objectives of project evaluation is to obtain optimum results from aggregate investment under a plan. यह इसलिए क्योंकि यद्यपि परियोजना मूल्यांकन का उद्देश्य एक योजना के अंतर्गत किए गए समस्त निवेश से इष्टतम परिणाम प्राप्त करना है। ये जो टॉपिक है परियोजना मूल्यांकन, इसका क्या उद्देश्य है कि अगर हम एक प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिले। येट फॉर दिस ऑब्जेक्टिव ईच प्लान इज सेपरेटली एवेल्यूएटेड। फिर भी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक परियोजना का अलग अलग स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है। तो इस पैराग्राफ में हमने ये जाना कि प्रोजेक्ट एवोल्यूशन जो है वो भारतीय आर्थिक नियोजन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसमें हम क्या करते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोजेक्ट हैं उसको सामाजिक दृष्टि से देखते हैं कि उसके लाभ क्या हैं और उसकी लागतें क्या हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट एवोल्यूशन का ये उद्देश्य है कि जो भी प्लान में इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी प्लान में जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है उसका ऑप्टिमम रिजल्ट आए, उसका इष्टतम परिणाम आए। फिर भी प्रत्येक जो प्रोजेक्ट है, प्रत्येक परियोजना का अलग अलग स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम, कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस एज अ प्रिंसिपल टूल ऑफ प्रोजेक्ट एवोल्यूशन इज ऑफ रिसेंट ऑरिजिन। जो कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस है परियोजना मूल्यांकन के लिए लागत लाभ विश्लेषण उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है। बहुत ही हाल ही में किया जा रहा है ये लागत लाभ विश्लेषण का उपयोग। इट रिसीव्ड मच ऑफिशियल अटेंशन इन द यूएसए इन 1930s। इसे 1930 में अमेरिका में सरकारी मान्यता दी गई। ये जो टेक्निक है कौन सी, कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेट वगैरह के एग्जाम्स में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस एज द प्रिंसिपल टूल ऑफ प्रोजेक्ट एवोल्यूशन इज ऑफ रिसेंट origin. It received much official attention in the USA in 1930s. It was mainly in 1958 that economic foundation of the analysis, Otto Eckstein, Ronald McKean, जॉन क्रूटिला। फिर भी इस विश्लेषण की आर्थिक नींव 1958 में ओटो एक्सटीन, रोनाल्ड मैकीन, जॉन क्रूटिला द्वारा रखी गई। ठीक है, ये है कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर प्रोजेक्ट एवोल्यूशन। परियोजना मूल्यांकन के लिए लागत लाभ विश्लेषण कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। परियोजना मूल्यांकन के लिए लागत लाभ विश्लेषण सबसे पहले क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। हिंदी में कहते हैं परियोजना का विस्तृत विवरण। स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, परियोजना का विस्तृत विवरण। The first thing is to specify to the clearest possible terms the project to be evaluated. सबसे प्रथम चरण मूल्यांकन की जाने वाली परियोजना का संपूर्ण स्पष्टता से विवरण किया जाना चाहिए कि हम किस परियोजना का मूल्यांकन करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज टू स्पेसिफाई। सबसे पहले क्या है कि हमें स्पेसिफाई करना चाहिए इन द क्लियरेस्ट पॉसिबल टर्म, स्पष्ट शब्दों में
द प्रोजेक्ट टू बी इवैल्यूएटेड, कि कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको हमने इवैल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है। दिस इज बिकॉज देयर आर सेवरल वेरिएंट कैटरिंग टू द सेम प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही परियोजना के अनेक पक्ष होती हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, देयर आर सेवरल वेरिएंट, अनेक पक्ष, वेरिएंट मतलब कैटरिंग टू द सेम प्रोडक्ट, क्योंकि प्रत्येक परियोजना के कितने अनेक पक्ष होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जैसे सिंचाई परियोजनाएं कैन डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ डैम हाइट, डिफर हो सकती हैं, अलग हो सकते हैं डैम की ऊंचाई के मामले में, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, जल संग्रहण क्षमता के मामले में, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी, विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता के मामले में अलग अलग हो सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट चयन किया है तो उसको स्पेसिफाई करो कि किस परियोजना का हमें मूल्यांकन करना है, क्योंकि प्रत्येक परियोजना के अलग अलग पक्ष होते हैं। क्योंकि एक परियोजना डैम हाइट के मामले में भी अलग हो सकती है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में भी अलग हो सकती है, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है विद्युत की, उसके बारे में भी अलग हो सकती है। इसलिए बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। सेकेंडली, सर्टेन प्रोजेक्ट्स में भी interlinked or interconnected to such an extent that their existence and operational are mutual। और दूसरा, कुछ परियोजनाएं इस हद तक परस्पर संबंधित हो सकती हैं कि उनका अस्तित्व और संचालन क्या होता है, संबंधित होता है। उनका अस्तित्व और संचालन जो है म्यूचुअल होता है। This is so in LDCs where there are many gaps in the economic structure of the country। यह अल्पविकसित देशों में अधिक संभव होता है जहां देश के आर्थिक ढांचे में कई छेद या दरारें होती हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने ये जाना कि सबसे पहले अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहते हैं, लागत लाभ विश्लेषण करना चाहते हैं किसी भी परियोजना का, तो हमें ये जानना चाहिए कि स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, उस परियोजना का स्पेसिफिकेशन हो, विस्तृत विवरण हो। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किस परियोजना का चयन करना है, क्लियर पॉसिबल टर्म्स में, ठीक है। और क्योंकि प्रत्येक परियोजना के अनेक पक्ष होते हैं। अगर हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, भाई डैम हाइट के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी अलग हो सकती है। और दूसरा ये कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड इस हद तक होते हैं कि उनका अस्तित्व और संचालन क्या होता है, म्यूचुअल हो जाता है। दिस इज सो इन LDCs, ऐसा अल्पविकसित देशों में होता है जहाँ आर्थिक ढांचे में बहुत सारे गैप पाए जाते हैं। Thirdly, a project has to be specified in terms of the time during which is to be completed। तीसरा क्या होता है, एक परियोजना के निर्माण को पूरा करने के समय अवधि को निश्चित करना चाहिए। दिस इज थर्डली क्या है, प्रोजेक्ट हैज़ टू बी स्पेसिफाइड। स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकेशन होना चाहिए हर चीज़ का। पहला, कौन सा प्रोजेक्ट चयन करना है, दूसरा वो इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड तो नहीं है ना, और तीसरा स्पेसिफाइड किस में, टाइम ड्यूरिंग के बारे में, समय अवधि का निश्चित होना चाहिए। दिस इज बिकॉज अ टाइम स्पेंड डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स। ऐसा इसलिए क्योंकि समय अवधि अनेक बातों पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रैश प्रोग्राम टू complete a project may involve larger cost than if the same project is completed on a longer period। जैसे एक परियोजना को पूर्ण करने की एक उग्र प्रोग्राम की लागत उसी परियोजना को दीर्घकालीन पूरा करने में की अपेक्षा अधिक होती है। कि हम जल्दी किसी प्रोग्राम को पूरा करना चाहते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म में पूरा करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में पूरा करने वालों की तुलना में जो जल्दी पूरा करेंगे उसकी जो लागत आएगी वो कम होती है। तो ये पहले पॉइंट में हमने जाना स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट इवोल्यूशन में हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टेक्निक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले कहा है कि स्पेसिफिकेशन होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट का। सेकंड है इनैमोरेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। इनैमोरेशन का मतलब होता है गणना करना। इनैमोरेशन का मतलब क्या है, गणना करना। किसकी गणना करना, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स की, कि लागत क्या है और लाभ क्या है, लागतों और लाभों की गणना करना। The second step in the analysis is to enumerate and prepare a list of all the elements of cost and benefits। विश्लेषण के दूसरे चरण में क्या करेंगे कि मूल्यांकन की जाने वाली परियोजना से संबंधित सभी लागत तथा लाभों की सूची तैयार करना है। जो भी हमने विश्लेषण करना है उसमें जितना लाभ हो रहा है और जितनी लागत आ रही है उसकी एक सूची तैयार करनी है।
This is necessary to ensure that no relevant element on the cost or benefit side is omitted. Omitted मतलब होता है छूटना. यह इसलिए आवश्यक है कि कोई भी लागत या लाभ का मद छूट न जाए. सारे के सारे भी क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी कॉस्ट आएगी, सबकी एक लिस्ट तैयार कर ली जाए, क्योंकि कुछ भी ऐसा पॉइंट ना हो जो छूट जाए. देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स और ऑफ अ प्रोजेक्ट. किसी भी प्रोजेक्ट के कॉस्ट और बेनिफिट्स की 2 कैटेगरी होती है. 2 कैटेगरी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष. तो पहला पॉइंट था स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. स्पेसिफिकेशन में हमने ये देखना है कि किस प्रोजेक्ट का चयन किया है वो क्लियर हो. दूसरा, वो इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड ना हो. तीसरा, समय अवधि का ध्यान होना चाहिए. कॉस्ट एंड बेनिफिट्स में इनैमोरेशन करने के लिए क्या है कि हमें उस प्रोजेक्ट का एक एक चीज़ सूची तैयार कर लें, इसका क्या कॉस्ट आएगी और क्या बेनिफिट्स आएंगी, ताकि कोई भी मत जो है वो छूटी ना रह जाए. फिर जो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स देखे जाते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कॉस्ट और बेनिफिट्स आर दोज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट. प्रत्यक्ष लागतें और लाभ उनके वे मद होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं. कैन बी क्वान्टिफाइड एंड वैल्यूड, और जिन्हें हम परिमाणित कर सकते हैं और मूल्यांकित कर सकते हैं. क्वान्टिफाइड मतलब परिमाणित करना, वैल्यूड मतलब होता है मूल्यांकन करना. प्रत्यक्ष कौन सी होती है? लाभ और लागतें जिसकी हम गणना कर सकते हैं और जिसको हम मूल्यांकित कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर यदि परियोजना भूमिगत रेल व्यवस्था के निर्माण से संबंधित है, अगर हम कहें कि कोई भी ऐसी पॉलिसी है जो रेल व्यवस्था के निर्माण से संबंधित है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से भूमि अधिग्रहण की कितनी लागत आएगी, निर्माण की लागत कितनी है, संचालन की लागत कितनी है, ये सब चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं. सेकेंड है indirect cost and benefits are those elements of cost and benefits which are incidental to the projects. In other words, there are external effects. There are external effects or externalities of the project also known as spillover effect. अब ये क्या है कि परोक्ष लागतें व लाभ, उनका मतलब होता है परियोजना के प्रसंगवश या आकस्मिक रूप से घटित होते हैं. दूसरे शब्दों में ये परियोजना के बाह्य प्रभाव हैं जिन्हें बहने वाले या स्पिल ओवर प्रभाव कहते हैं. जो कि बाह्य प्रभाव होते हैं उन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट और बेनिफिट. बाह्य प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब कोई आर्थिक क्रिया अन्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं के उत्पादन तथा तुष्टिकरण स्तरों को प्रभावित करती है, जिन्हें हम तीसरी पार्टी भी कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एग्जाम्पल लूँ, एक जैसे हवाई अड्डा बनाना है तो परोक्ष लागतें हवाई जहाज़ के शोर, कल्याण में होने वाली हानि, प्राकृतिक सौंदर्य का नष्ट होना, ये सब क्या है? परोक्ष लागतें हैं. क्या है ये? परोक्ष लागतें. और परोक्ष लाभ क्या होंगी? हवाई यात्रा करने वाले व्यक्तियों की यात्रा समय में जो बचत होगी वो क्या होगा? परोक्ष लाभ होंगे. तो ये सब चीज़ें क्या है, किस में काउंट होंगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स में. मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा. डायरेक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट जो हमें डायरेक्टली दिखाई दे रही हैं, जिसको हम मूल्यांकित कर सकते हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं. अब भाई हवाई जहाज का प्रोजेक्ट है तो हम ये गणना कर सकते हैं कितना पैसा आएगा इस पर, कितनी निर्माण लागत लगेगी और कितने लोग बेनिफिटेड होंगे. लेकिन अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो हम ये कहेंगे कि इसके शोर से कितना नॉइस पॉल्यूशन होगा, कितना इसकी जो आसपास जो निर्माण कार्य होगा वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो सकती थी, लेकिन कितने लोग इफेक्ट होंगे इससे. और लाभ में हम काउंट करेंगे कि कितना टाइम सेव हो सकता है अगर हवाई जहाज में यात्रा करते हैं. तो ये क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हैं. तो आज हमने पढ़ा कि कॉस्ट एंड बेनिफिट अप्रोच का पहला स्टेप क्या है? स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. और दूसरा स्टेप क्या है? एनमरेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, कि जो लागत और लाभ है उसकी गणना कैसे की जाए. इसका तीसरा स्टेप है वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी लॉन्ग है. मैं चाहती हूँ कि आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए इस टॉपिक का, जिससे आपको एक क्लियर समझ आ जाए कि ये टॉपिक है किसके बारे में, कहता क्या है ये, और इसके स्टार्टिंग की 2 पॉइंट्स क्या हैं. तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किस तरह करते हैं हम, उस पर जो रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए उस पर हम बात करेंगे. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.